हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में, रुला देने वाली कहानी। जब बहू ने किया ससुर की सेवा करने से मना तो पति ने दिखाया मायके का रास्ता। मनोहर जी जल्दी जल्दी बिस्तर पर छूट गई पेशाब को साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा ना देख लें। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी और बेटे रवि को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर खराब की तो वह साफ नहीं करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मनोहर जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता था। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी बाथरूम में उसे धोने लगे, यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया। कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। रवि ने बहू को शांत करते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी। जब मैं कच्चे में पॉटी कर देता था तो उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। रवि ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाई, मनोहर जी को बिठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी कप कपाते हाथ बेटे के सिर पर मनोहर जी के कप कपाते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वह धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन कहा, देख ले बिमला, तू कहती थी मैं चला जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू काजल भी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अपने स्नेह और सम्मान के हकदार होते हैं। यह है दोस्तों मेरी दूसरी कहानी। इसमें बताया गया है कि जब हम माँ बनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम माँ को कितना परेशान करते थे या माँ हमारे लिए कितना परेशान हुआ करती थी। संडे था, सुबह के 9 बजे थे। मैं माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रात को उन्हें बुखार था। मैं कह रही थी वहाँ ठंड बहुत होगी, ठंडे पानी में हाथ मत डालना। काकी को कहना वे सब काम ठीक से कर जाएंगी, दवाई टाइम से ले लेना, और भी बहुत सारी बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। रिया सोकर उठी थी, बोली, नानी से तो आपने रात में सोते हुए भी बात की थी, अब फिर? आजकल आप बहुत बात करती हो नानी से, पहले तो इतना फ़ोन नहीं किया करती थी आप। हाँ, आजकल बहुत करती हूँ। क्यों माँ? पता नहीं, आजकल बहुत मन करता है उनसे बात करने का। मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हाथ तो काम में व्यस्त हो ही गए थे पर मन तो वही रिया की बात पर अटक गया था कि आजकल आप बहुत फ़ोन करती हो नानी को। ठीक ही तो कह रही थी रिया, पहले तो दूसरे तीसरे दिन कर पाती थी। अपने घर के कामों में व्यस्तताओं के बीच उनका हाल चाल लेकर अपने जीवन में रमी हुई थी। पर अब घर भी वही है, काम भी वही हैं, व्यस्तताएं भी वही हैं, कुछ नहीं बदला है, वही दिनचर्या। पर प्रत्यक्षत भले ही कुछ भी बदला हुआ है नहीं दिख रहा हो, पर मेरे मन के भीतर कहीं किसी कोने में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3 महीने पहले जब पार्थ उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया तो उसके जाने के बाद जो मुझे एहसास हुआ उसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब समझी हूँ मैं माँ के दिल की बातें। जब से पार्थ गया है तब से मुझे रात दिन उसका ख्याल लगा रहता है। मेरा बेटा पहली बार तो बाहर गया है, घर से बाहर, वो भी इतनी दूर कि मिलना कब होगा ये भी नहीं पता।
ना कोई समय है मिलने का। कब आएगा? सारा दिन फ़ोन पर ही तो टिका है। सब जब उसका फ़ोन आता है जी उठती हूँ मैं। उसका चेहरा जैसे आंखों के सामने आ जाता है। कभी वो अधिक व्यस्त होता है तो पूरा दिन फ़ोन ना करके सीधे रात को ही बात करता है। तो कैसा उदास खाली खाली सा दिन बीतता है। एक छोटी सी घड़ी ले आई हूँ जिसे पेरिस के उसके समय से मिलाकर रख दिया है। आते जाते घड़ी देखती रहती हूँ कि अब वहाँ इतने बजे हैं, अब वो सो रहा होगा, अब यह करेगा, अब वो करेगा। जैसे जैसे इस मन स्थिति से गुजरती रही, माँ की याद मन में पहले से कहीं ज़्यादा आकर हलचल मचाती रही। वे भी तो मेरे को फ़ोन का इसी तरह इंतज़ार कर रही होंगी। उन्हें भी तो मेरा फ़ोन करना इतना ही अच्छा लगता होगा। वे दिल्ली में अकेली रहती हैं, मैं यहाँ मुंबई से उन्हें फ़ोन करने में कुछ लापरवाही सी क्यों करती रही, यह सोचकर थोड़ी गिलानी होती है। मैंने क्यों नहीं उन्हें ऐसे फ़ोन रोज़ किए। आज जब पार्थ पूछा कि खाने में क्या बनाया है, आपकी किट्टी पार्टी कब है, आप कब सोकर उठी, कितने बजे सोई थी, सैर पर गई थी या नहीं, तबीयत सही है या खराब है, तबीयत आपकी कैसी है, आजकल क्या लिख रही हैं, कौन सी बुक लिखी और कौन सी बुक आपने पढ़ी, आपकी फ्रेंड्स के क्या हाल चाल हैं, आदि तो मन खुशी से भर उठता। वो जब मेरी हर बात में रुचि दिखाता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने भी पहले अपनी माँ से ये सब क्यों नहीं पूछा। सच यही है ना कि जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है। यह एक ही बात क्यों, माँ की बहुत सी बात ऐसे हैं जो समय के साथ साथ मुझे बहुत कुछ समझाती चली गईं। मुझसे 5 साल बड़े विनय भैया जो घरेलू समस्याओं के चलते भाभी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। हम दोनों के ही विवाह से पहले हम जब झगड़ते तब माँ के समझाने पर हम दोनों ही अपना पक्ष रखते हुए माँ की बातों से मुश्किल ही सहमत होते थे। तब माँ कितनी परेशान होती रही होगी, यह भी अब समझ आया। पार्थ और रिया जब जब लड़े मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कई बार मैंने यह भी गौर किया कि मेरे मुंह से भी वही बातें निकल रही थीं जो मेरे माँ से के मुंह से निकला करती थी मेरे और विनय भैया के झगड़े निपटाने के दौरान। कहा करती थी, क्या माएँ एक ही मिट्टी की बनी। आज जब हर बात अपने पर बीत रही है तो वो माँ को समझना कितना आसान होता जा रहा है, पर सालों लगते हैं इसमें। पिताजी की असमय मृत्यु पर उन्होंने कितने दुख झेले होंगे, समझती हूँ। रिश्तेदारों से निभाने में कितनी धैर्य की ज़रूरत होती है, अब समझ आया। उस समय कुछ रिश्तेदारों से माँ ने पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। उस समय कम उम्र में मुझे माँ की हर बात पसंद नहीं आई थी, पर अब खुद अनचाहे स्वार्थी दिल को दुखी करने वाले रिश्तों से मैंने स्वयं को दूर कर लिया। अब समझ में आया कि कुछ रिश्तों को अपने मन की शांति के लिए तोड़ने में ही भलाई होती है। यही तो विडंबना है कि हमें अपने माता पिता के दुख दर्द समझने में काफ़ी समय लग जाता है। समय के बीतने के बाद कुछ किया भी तो नहीं जा सकता, पर अब जितना समय है जिसके पास उसका एक एक पल तो जिया जा सकता है और अपने माता पिता के लिए निकाला जा सकता है। अब तो मेरे फ़ोन करने पर माँ ही हैरान होकर कहती है, अरे अभी तो सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे, दोपहर होते ही फिर माँ की याद आ गई। मैं भी लाड़ में कह देती हूँ, माँ की याद आने का कोई टाइम होता है क्या। वे हंस पड़ती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं, तुम्हें हुआ क्या है, पार्थ की बहुत याद आती है ना, माँ है ना, पा लेती है। इस उम्र में भी मेरे मन की था। माँ जब अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है, कभी कोई तीर्थ या कभी कहीं, और तब फ़ोन पर जब मैं पूछती हूँ, माँ मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ, तो माँ का जवाब हमेशा यही होता है, हाँ अच्छा तो लगता है, पर जितना मज़ा अपने बच्चों के साथ
समय बिताने में आता है, उतना किसी के साथ नहीं आता। कितना भी सुंदर जगह चले जाओ, मन में विनय और तुम्हारी याद आती रहती है। अभी तक तो मैंने इस बात को बहुत ही हल्के में लिया था कि ऐसे ही कह रही होंगी, पर जब मैं रजत और रिया के साथ जाती हूँ तो पार्थ मीलों दूर बैठा भी मेरे साथ साथ होता है। मेरे मन में कि अभी साथ होता तो यह मांगता, यह जिद करता और पता नहीं क्या क्या करता, क्या क्या मांगता। आज माँ की हर एक एक बात कितनी सच लग रही थी। कुछ सालों बाद रिया का विवाह होगा, पार्थ की गृहस्थी बसेगी, दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में रम जाएंगे। फिर तो पता नहीं माँ की क्या क्या बातें और याद आएंगी, उनकी कौन सी भावनाओं का मुझे भी एहसास होगा। लेकिन यह सच है कि आजकल माँ की बहुत याद आती है, उनके जीवन की, उनकी बातों की गहराई की। तो काफ़ी समझ चुकी हूँ, कितनी बाकी हैं देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।